क्या आप जानते हैं, कुछ घर सांस लेते हैं और कुछ चुपचाप सब देखते रहते हैं। उन घरों की कुछ कहानियां होती हैं जो जिंदा रहती है, हर रात के साथ, हर आवाज के साथ। आज की कहानी है मेरी एक बहुत करीबी दोस्त नेहा की। उस दोस्त की कहानी, उसी की जुबानी। सच कहूं तो उसकी वो सहमी सी आवाज मेरे जहन से कभी गई ही नहीं। उसकी आवाज में जितना डर था, उतनी सच्चाई भी। नवी मुंबई का एक मॉडर्न फ्लैट, जहां हर चीज नई थी, सब चमक धमक से भरा हुआ और लाइफ परफेक्ट लग रही थी। पर उस घर में कुछ पुराना भी बसा था, कुछ ऐसा जो वक्त के साथ भी मिटा नहीं था, और जो सिर्फ उस घर में नहीं बल्कि उसकी यादों में भी जिंदा था। ये उस रात की कहानी है, उस आवाज की कहानी है, और उस घर की कहानी है जो अपने राज को छुपा नहीं पाया। अपनी आंखें बंद मत करना, क्योंकि कहीं शायद वो आवाज आपको भी सुनाई दे जाए। ये बात है 2015 की। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, और उसकी बढ़ती हुई भीड़ का एक और हिस्सा था नवी मुंबई का खारघर एरिया। नई जॉब, नया शहर, और उसके साथ जुड़े नए सपने। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मैं और मेरी दो रूममेट्स, श्रेया और रिया, हम तीनों ने मिलकर एक शेयर्ड अपार्टमेंट लिया था। एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। हम सबके काम का टाइम अलग अलग था। कभी मैं लेट नाइट शिफ्ट करती, तो कभी श्रेया सुबह 5 बजे उठकर जाती थी अपने कॉल सेंटर के लिए। मतलब घर कभी तो खाली रहता ही था, एक सन्नाटा सा छा जाता था, और कभी पूरी तरह से लाइफ से भरा होता था जब हम तीनों साथ होते थे। हमारा फ्लैट एकदम मॉडर्न था, 9th फ्लोर पे, और उसकी बैल्कनी से पूरा सिटी व्यू दिखता था। सुबह की चाय से लेके रात के सितारों तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। बस एक चीज पुरानी थी, एक बड़ा सा लैमिनेटेड हनुमान जी का मैग्नेट फोटो, जो लिविंग रूम के एक सॉफ्ट बोर्ड पे लगा हुआ था। हमारे लैंडलॉर्ड ने बड़े प्यार से कहा था, ये ब्लेसिंग्स के लिए छोड़ा है, इसको मत हटाना। हमने भी हाँ में सर हिला दिया। पहले कुछ दिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे एक पैटर्न नोटिस हुआ। वो हनुमान जी का फोटो बार बार गिर जाता था। सुबह उठते तो जमीन पे पड़ा मिलता, या फिर रात को डिनर करते वक्त हॉल से कुछ गिरने की आवाज आती, और देखते तो बोर्ड पे से वो फोटो गायब। हम मजाक में कहते, लगता है हनुमान जी भी हमसे बोर हो गए हैं। लेकिन हमें क्या पता था कि ये कुछ और था, जो हमारे घर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था। वो फोटो गिरने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। हम उसे उठाकर वापस लगा देते थे, पर उसकी वजह से हमारी मस्ती कम नहीं हुई। तो एक दिन हम तीनों ने सोचा, चलो एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखते हैं। सारे दोस्त आए। म्यूजिक, फूड, लाफ्टर, मस्ती, पूरा फ्लैट रोशनी और हंसी से गूंज उठा। उस पार्टी में हमारा एक दोस्त भी था, अमन। वो थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का था। वो बातों को ऐसे ही नहीं उड़ा देता था। जहाँ सब हंस बोल रहे थे, वही अमन एकदम चुप होके पूरे फ्लैट को नोटिस कर रहा था। अचानक वो हमारे पास आया और धीरे से बोला, यार, यहाँ का वाइब थोड़ा ऑफ लग रहा है, बहुत हैवी सा लग रहा है यार। मैंने हंस के कहा, अरे अमन, ज्यादा मत सोचो। पर उसने सीरियसली कहा, नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये फोटो, उसने हनुमान जी के फोटो की तरफ इशारा किया, इसको नॉर्थ डायरेक्शन में रख लो, और एक बार सेज या धूप से पूरे घर को क्लेंस करो, तुम्हें अच्छा फील होगा। मैंने बोला, हाँ बाबा, पूजा भी कर लेंगे, अभी पार्टी एंजॉय कर। उस रात हमने मजाक मजाक में ही सही
पर अमन की बात मान ही ली। पार्टी खत्म होने के बाद हमने हनुमान जी का फोटो निकालकर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और उसे नॉर्थ की तरफ कर दिया। और इंटरेस्टिंगली उसके बाद वो फोटो फिर कभी खुद से गिरा ही नहीं। हमने सोचा चलो अमन की बात काम आ गई, लेकिन क्या वो सिर्फ फोटो गिरने का मसला था, या अमन की बात ने कुछ ज्यादा गहरी चीज को ट्रिगर कर दिया था? क्योंकि उसके बाद और कुछ शुरू हुआ, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया, कुछ ऐसा जो हमारी नींदों को डर में बदल देगा। क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। वो फोटो गिरना बंद हो गया था और हमें लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन मेरी नींद अभी भी पूरी नहीं होती थी। एक रात मैं घर पर अकेली थी। मेरी दोनों रूममेट्स नाइट शिफ्ट पर थी। मैं नेटफ्लिक्स देख रही थी। लाइट्स डिम थी, एसी ऑन था, सब कुछ नॉर्मल था। मैं अपने फोन पे अपनी दोस्त आदि से बात करने लगी। हम कैजुअली दिन भर की बातें शेयर कर रहे थे। अचानक आदि का टोन एकदम से बदल गया और वो बोला, तू अकेली है ना घर पे? मैंने बोला, हाँ, क्यों? उसका टोन अब और सीरियस हो गया। उसने धीरे से पूछा, फिर ये बेबी के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं फ्रीज हो गई। मेरे रूम में बिल्कुल सन्नाटा था। मुझे कोई भी रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने जल्दी से उससे कहा, क्या बोल रहा है? कोई आवाज नहीं है। पर उसने इंसिस्ट किया, नहीं, मैं सुन रहा हूँ बहुत क्लियरली, पीछे बेबी लगातार रो रहा है। मैंने कहा, तू मजाक कर रहा है ना? लेकिन उसने सीरियसली कहा, नहीं। और उस मोमेंट, उस पल मेरी सांसें थम सी गई। मेरी बॉडी में एक ठंडक सी दौड़ गई। मुझे भी लगा जैसे मेरे अलावा भी उस रूम में और कोई था। कुछ बहुत धीमी सी रोने की आवाज मुझे भी सुनाई देने लगी। ये आवाज इतनी फेंट थी जैसे कोई दूर बैल्कनी के पास हो। धीरे से मैंने फोन हाथ में लिया, हॉल तक गई, लाइट्स ऑन की, सब ठीक था। कोई नहीं था। विंडो खोली। सोसाइटी बिल्कुल क्वाइट थी। रात के करीब 2:15 बज रहे होंगे और वो आवाज, वो डरावनी आवाज अब बंद हो गई थी। मैं किसी तरह उस रात तो सो गई, पर अगली रात फिर वही हुआ। वो आवाज फिर से सुनाई दी। और अजीब बात है, ये सिर्फ तब होता था जब मैं अकेली होती थी घर पे। अगर कोई रूममेट घर पर होती, सब नॉर्मल होता। जैसे वो आवाज सिर्फ मुझे ही कुछ सुनाना चाहती थी, या फिर सिर्फ मुझसे ही बात करना चाहती थी। धीरे धीरे वो बेबी के रोने की आवाज मेरी नींद को खाने लगी थी। मुझे नींद आना बंद हो गई। मैं हर रात हेडफोन्स पर म्यूजिक चलाकर सोती थी ताकि वो आवाज मुझ तक ना पहुंचे। फिर एक रात बारिश हो रही थी। अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई। पूरा फ्लैट पिच डार्क था। मैं बिना हेडफोन्स के अपने बेड पे लेटी थी, बारिश की आवाज सुन रही थी। और तभी उन अंधेरों में, उस घने सन्नाटे में, मैंने फिर से सुना उस बच्चे की रोने की आवाज। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे बेड के पास से आ रही थी। इस बार कोई फेंट आवाज नहीं थी। ये बिल्कुल पास थी, जैसे वो बच्चा मेरे बेड के नीचे हो या मेरे बगल में हो। मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। मैंने जल्दी से फोन की टॉर्च ऑन की। कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा खाली रूम, मेरी सांसें और मेरा डर। लेकिन उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे विंडो खुल गई और उसी झोंके के साथ हनुमान जी का फोटो बोर्ड से गिर गया। पर इस बार बहुत लाउड साउंड के साथ, जैसे किसी ने उसे जमीन पर फेंक दिया हो। मैं बेड से उतरकर भाग के हॉल में आ गई। सुबह तक वापस नहीं गई अपने रूम में। मैं वहीं सोफे पे बैठी रही, सुबह होने का इंतजार करती रही। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर था। अगले दिन जब श्रेया आई, मैंने सब बताया। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। वो हैरान आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अब डर था। उसने धीरे से बोला,
मुझे भी कई बार रात को लगा कि कोई बालकनी में चल रहा है, पर मैं सो गई ये सोच के कि मेरा ही भ्रम होगा। पर ये मेरा भ्रम नहीं था। हम सबको लगने लगा था कि हम अकेले नहीं हैं उस फ्लैट में। हम सब डर के साए में जी रहे थे। वो आवाज, वो फीलिंग, वो फोटो का बार बार गिरना, सब कुछ एक पहेली बन गया था। हमने सोचा शायद लैंडलॉर्ड को बताएं, लेकिन उससे पहले एक दिन सोसाइटी के गार्ड से ऐसे ही बात करते हुए मैंने पूछा। गार्ड थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, मैडम, आपका फ्लैट वो 902 नंबर पहले एक यंग कपल का था। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। अच्छा, वो क्यों चले गए? गार्ड ने एक लंबी सांस ली और उसकी आवाज में एक उदासी सी थी। उनका एक बहुत प्यारा सा बेटा था, 8 महीने का। जाने कैसे एक दिन बालकनी से अचानक वो नीचे गिर गया और बच नहीं पाया। मैं शॉक में थी। मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा था जो मैं सुन रही थी। मेरी पूरी बॉडी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। गार्ड ने आगे कहा, उस हादसे के 2 दिन के बाद ही उस बच्चे की माँ ने बालकनी से कूदकर जान दे दी। फिर किसी को नहीं पता कि उसका हस्बैंड कहाँ गया, और उसके बाद से कोई भी ज्यादा दिन तक इस फ्लैट में नहीं टिकता। वो हनुमान जी का फोटो देखा है आपने अपने फ्लैट में? वो तब से उसी बोर्ड पर लगा हुआ है। शायद किसी ने एनर्जी काम करने के लिए लगाया हो, या उस बच्चे की आत्मा को शांति देने के लिए। मुझे तब समझ आया, वो रोना वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो मेमोरी थी उस बच्चे की जो उस घर में अटकी हुई थी, और उसकी माँ की जो अपने बच्चे को खो चुकी थी। वो आवाज उस बच्चे की आत्मा की चीख थी जो अपनी माँ को ढूंढ रहा था, और वो माँ अब भी उस बालकनी में अपने बेटे का इंतजार करती है। मेरी आंखों के सामने पूरी कहानी आ गई। वो डर अब सिर्फ डर नहीं था, अब उसमें एक गहरी उदासी भी शामिल हो गई थी। उस रात मैं पूरी रात रोई, उस अनजाने बच्चे और उसकी माँ के लिए, और उस डर के लिए जो अब मुझसे अलग नहीं हो सकता था। उस दिन के बाद मैं उस फ्लैट में एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। वो डर, वो उदासी, वो आवाज, सब कुछ मेरे दिलो दिमाग पे हावी हो गया था। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और सांता क्रूज में अपने अंकल के घर शिफ्ट हो गई। मेरी फ्लैटमेट्स भी थोड़े टाइम बाद फ्लैट छोड़कर चली गई। उन्हें भी वो एनर्जी कहीं ना कहीं फील होने लगी थी। पहले कुछ दिन सांता क्रूज में बहुत पीसफुल थे। मुझे लगा चलो, वो डर पीछे छूट गया, मैं अब इस डर से आजाद हो गई हूँ। पर एक रात अंकल के घर की बालकनी में मैंने वही आवाज सुनी, वैसे ही फेंट रोने की आवाज, जैसे कोई दूर से रो रहा हो, जैसे वो आवाज मेरा पीछा कर रही हो। तब मुझे रियलाइज हुआ, शायद वो बच्चा अभी भी आसपास है, मेरे साथ है, या फिर मैंने इतने दिन उसके एग्जिस्टेंस को एड्रेस करके उसे अपनी दुनिया में बुला लिया था। मैंने उस बच्चे की रूह को अपने साथ ले लिया था। वो डर अब सिर्फ उस फ्लैट का डर नहीं था, वो अब मेरा डर बन चुका था। वो बच्चा अब मेरे साथ था। मैं आज भी कभी कभी रात को जब अकेली होती हूँ, एसी बंद होता है, तब एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज अब मेरे अंदर बस चुकी है, और मैं सिर्फ वो हनुमान जी का फोटो उस बोर्ड पे याद करती हूँ। शायद वो फोटो वहां इसीलिए लगा था ताकि वो आवाज, वो दर्द उस फ्लैट में ही कैद रहे। पर अब वो आजाद हो चुकी थी, और शायद वो हमेशा आजाद रहेगी। क्योंकि कुछ घर सिर्फ दीवारें नहीं होती, वहां यादें होती हैं, कुछ दर्द होते हैं जो जाने नहीं देते। वो उन दीवारों में सिमट कर रह जाते हैं, और फिर किसी नए किराएदार का इंतजार करते हैं, किसी ऐसे का जिनकी आवाज सुन सके, कोई ऐसा जो उन्हें आजादी दिला सके, या फिर
उन्हें अपने साथ ले जाए। आपको क्या लगता है, क्या वो सिर्फ मेरा डर था, या सच में वो बच्चा मेरे साथ आ गया था? सोचना और याद रखना, कुछ आवाजें तब तक नहीं थमती जब तक कोई उन्हें सुन ना ले।